प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, यूपीएससी 2023 के लिए प्रीलिम्स का अंतिम रिवीजन सीरीज के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। ये अंतिम दौर का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हमारा फोकस ये है कि हम आप लोगों का लास्ट टाइम में जो सबसे कोर सेक्शंस हैं, जहां से कि प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी अधिक रहती है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करा दिया जाए। तो इसमें आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लोकतक झील के बारे में। लोकतक लेक, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह तैरता हुआ गोलाकार दलदल है जिसे स्थानीय भाषा में फुंदी कहते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा, यह पार्क कमजोर संगाई का अंतिम प्राकृतिक शरणार्थी है। मतलब संगाई हिरण है जो कि यहां पाया जाता है और उसका यह अंतिम स्थल है। मतलब इसके अलावा और कहीं संगाई हिरण नहीं पाया जाता है। चौथा, इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब आप लोग इसका प्रश्न, चूंकि आप लोगों ने लोकतक लेक के बारे में पढ़ा ही होगा और ये तो निश्चित सत्य है, क्योंकि लोकतक लेक भारत में जब आप लेक पढ़ रहे होंगे तो लोकतक लेक उसमें से महत्वपूर्ण लेकों में से एक है, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ऐसे में अब लोकतक लेक के बारे में जो 4 इंफॉर्मेशन है, इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सही है? आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। चलिए आइए आप देखते हैं। आपको ये देखिए, ये लोकतक लेक का एक साइड व्यू है। दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सारे छोटे छोटे लेक जैसा इसमें दिख रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे तालाब जैसे दिख रहे हैं। बीच में ये जो हरी हरी आप लोगों को घासें दिख रही हैं, ये बेसिकली वहां पर एक फुमडी पाई जाती है। फुमडी का मतलब होता है एक विशेष घास जो कि सड़ती गलती रहती है और उसके ऊपर फिर एक घास की परत बन जाती है। इस तरीके से घास की एक मोटी परत बन जाती है और जो उस झील के ऊपर तैरती रहती है। और उस मोटी परत, वह परत इतनी मोटी और मजबूत हो जाती है कि वह सतह पानी के ऊपर तैरती रहती है और उसके ऊपर अगर कोई आदमी चल रहा होता है तो उस आदमी को यह पता नहीं लगता है कि वह स्थल पर चल रहा है, कि वह नीचे जल के नीचे एक घास पर चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा एक लोकतक लेक का ये पूरा सीन है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा झील है जहां पर की घास फुंडी तैरती है और लोग उस पर चलते भी हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में है। याद कर लीजिएगा, ये सब चीजें याद हो जानी ही चाहिए। मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना है कि फुमडी नाम का एक यहां पर घास पाया जाता है और यह सैकड़ों तैरते हुए द्वीपों और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? यह भी पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में दुनिया की एक विशेष प्राणी, एक हिरण पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो नाम है संगाई हिरण। ठीक है, यहीं पर लुप्त प्राय संगाई, जो कि मणिपुर का राजकीय पशु भी है, वह अंतिम रूप से यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित कर दिया गया था। 1990 में रामसर कन्वेंशन हम सभी जानते हैं कि 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां से पूरी दुनिया में जो झील है या जो वेटलैंड्स हैं, उन सब के संरक्षण के लिए वहां से प्रयास शुरू हुए थे। तो उसी एक कन्वेंशन के तहत 1990 में लोकतक लेक को भी भारत का एक प्रमुख महत्वपूर्ण लेक घोषित कर दिया गया था। ध्यान ये रखना है कि 1993 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, यहां मॉन्ट्रो नहीं है बल्कि मॉन्ट्रेक्स है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया गया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करने का मतलब होता है कि यह झील
अंतरराष्ट्रीय महत्व का है, लेकिन यह अपने महत्व से गिर रहा है, अर्थात इस झील में यह झील समाप्त हो रहा है। तो इसके संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। जब भी किसी झील के संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है तो उस झील को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाए। जब वो अंतरराष्ट्रीय महत्व का होता है, जो जिसका महत्व अंतरराष्ट्रीय है, मतलब उसमें बहुत नाना प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे या फिर और कोई नेशनल या इंटरनेशनल इंपोर्टेंस होता है, तो उसे रामसर कन्वेंशन में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल महत्व का होते हुए और खराब स्थिति में जा रहा है, जब वह समाप्त होने की स्थिति में जा रहा है, अर्थात उसके संरक्षण की अति विशेष आवश्यकता है, तो उसे रामसर कन्वेंशन के साथ साथ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया। तो लोकटक लेक 1993 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है, मतलब कि इसके संरक्षण की विशेष आवश्यकता। ठीक है। और हर साल 15 अक्टूबर को लोकतक दिवस मनाया जाता है। ये यूपीएससी ये डेट नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन आपको हमने शेयर किया कि 1990 में रामसर कन्वेंशन में और 1993 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इससे जुड़ा हुआ है, मणिपुर राज्य में अवस्थित है, मीठे पानी की झील है, फुमडी नामक यहाँ पर घास पाई जाती है। ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तैरता हुआ गोलाकार स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं, सही है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ यहीं पर है, सही है। संगाई का अंतिम प्राकृतिक राष्ट्र भी सही है और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध है, यह भी सही है। तो इसका मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर लोकटक लेक के बारे में कुछ भी पूछा गया तो अब आप लोगों से प्रश्न बन जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब आपके पॉलिटी का नॉलेज भी तो टेस्ट होना चाहिए, कितने पढ़े हुए हैं आप लोग पॉलिटी को। देखिए पढ़ना और वैसा पढ़ना कि आप उत्तर देने की स्थिति में है, दोनों में अंतर होता है। तो आइए आपके नॉलेज का टेस्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215, इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, एक मुख्य न्यायाधीश सहित एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सीजेआई द्वारा शुरू किया जाना चाहिए और न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहां के जो न्यायाधीश हैं, उनको अगर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करना है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो यह प्रक्रिया कौन शुरू करता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शुरू करते हैं। और इस मामले में जो हाई कोर्ट का जज है, उसको ट्रांसफर करने के लिए उससे पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल संबंधित न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को एक सिफारिश प्रस्तुत करे। तो अब उसको किसी भी जज को ट्रांसफर करना है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए कौन संस्था जिम्मेदार होगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि आप इस स्थानांतरण पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये 3 स्टेटमेंट है और पूछ रहा है कौन सा सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा आप लोग बताएंगे, सोच लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब आइए देखते हैं कि आपका सोचना कितना सही था। यहां पर देखिए आर्टिकल नंबर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल याद किया होगा, तो आर्टिकल नंबर जो 222 है, यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को, आर्टिकल 222, इसमें प्रोविजन किया गया है कि एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित उनके किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान किसमें वर्णित है? संविधान के आर्टिकल नंबर 222। तो पहला तो कि आर्टिकल जो 222 है, और यहां पर क्या दिया गया है? आर्टिकल 215, तो यह गलत हो। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 215 में क्या कहा गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आर्टिकल नंबर 215 में क्या प्रावधान है। चलिए अगला है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को अगर पहल करनी है तो कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश।
मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चाहता है कि किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को या उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसी दूसरे हाईकोर्ट में भेज दिया जाए, तो इसके लिए वह पहल शुरू कर सकता है और इसके लिए उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रोविजन किया गया आर्टिकल नंबर 222 में। पूछने की, उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। वो अगर मना भी करे तब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेज सकता है। ठीक है, ये बेसिकली एक मुद्दा आया था, एक कर्नाटका हाईकोर्ट की कोई महिला जज थी, उनको नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर किया गया था, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो उस समय पिछले साल का ही ये मुद्दा है, तो काफी चर्चा में आ गया था। तीसरा है कि प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने के बाद, जब सीजेआई ने प्रोविजंस क्लियर कर दिया, तो उसके बाद वो फाइल सरकार को भेज दी जाती है। तो यहां ध्यान ये रखना है कि सरकार को जब भेज जाती है तो यहाँ पर सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल को नहीं भेजी जाती है। इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वह मंत्रालय क्या है? कानून मंत्रालय। इसके लिए क्या कानून मंत्रालय जिम्मेदार है। तो सीजेआई वो फाइल किसके पास भेज देते हैं? कानून मंत्रालय के पास भेज देते हैं, और कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के और फिर वो फाइल राष्ट्रपति को भेज देते। तो यहां पर जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? कानून मंत्रालय है, और प्रधानमंत्री के साथ सहमति करके और फिर उसको किसको भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। तो राष्ट्रपति इस पर फिर अपना फाइनल मुहर लगा देते हैं। तो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल वाला जो प्रोविजन है यह भी गलत है। इसका मतलब पहला और तीसरा गलत है, केवल दो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वालिटी तैयार थी आप लोगों की। देखिए, इतना नॉलेज होना चाहिए यूपीएससी के प्रीलिम्स। जरूरी नहीं कि हमने जो प्रश्न पूछे हैं वो आपको आएगा ही, ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम चीजें आनी चाहिए, ठीक है, जरूर, क्योंकि ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न अक्सर टफ भी हो जाते हैं। और यूपीएससी जरूरी नहीं कि यूपीएससी पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकिन जरूर होते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे लिथियम त्रिभुज या लिथियम ट्रायंगल। अब लिथियम ट्रायंगल क्यों चर्चा में रहा है भाई? क्योंकि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बड़ी मात्रा में लिथियम की खोज हुई। तो अब लिथियम की खोज जब भारत के जम्मू कश्मीर में हुई है, तो दुनिया में कहीं भी लिथियम है तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है। और अगर कहीं दुनिया में लिथियम के लिए बड़ा भंडार है जो कि काफी चर्चित है, तो वहां से तो प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। तो ये लिथियम ट्रायंगल दुनिया में कहीं है, इसके बारे में आपको प्रश्न में चर्चा करना है। पहला स्टेटमेंट है, लिथियम ट्रायंगल चिली, बोलिविया और पैराग्वे, इन तीनों देशों के जो जंक्शन है, कंजंक्शन है, जहां ये तीनों मिलते हैं, वहां पर उपस्थित है। सेकंड, यह उच्च गुणवत्ता वाले नमक के प्लेटों के लिए जाना जाता है। प्लेट नहीं, प्लेटों के लिए जाना जाता है। मतलब लिथियम और भी जो भी साल्ट हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित है, ठीक है। तीसरा, इस क्षेत्र में ज्ञात वैश्विक लिथियम का भंडार का 45% से अधिक है। मतलब कि जो लिथियम ट्रायंगल है वहां पर दुनिया भर में सर्वाधिक 45% से भी अधिक लिथियम वहां पर पाया जाता है। अब आप लोगों के लिथियम ट्रायंगल के बारे में कितनी जानकारी है आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि अगर आपने करंट अफेयर लगातार फॉलो किया होगा तो वहां पर तो आपको आपकी मंथली मैगजीन में ये जरूर मिला होगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मिला होगा। अब आप अपने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर को भी फोकस कर लीजिए कि आप किस हद तक एक्टिव होकर के न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर है, ये देख लीजिएगा, लिथियम ट्रायंगल है, चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना। तो ये तीन देश हैं जहां पर ये तीनों देशों का ट्राइजंक्शन होता है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां से होकर के एंडीज पर्वत गुजरता है, ठीक है। तो इस एंडीज पर्वत के तली के आसपास बड़ी संख्या में लिथियम पाया जाता है। ये लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। लिथियम एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो लिथियम हम समझ गए, तीन राज्य देश कौन कौन से हैं? पहला चिले, दूसरा बोलिविया और तीसरा अर्जेंटीना। चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना। आप लोगों का काम है ये मैप जरूर देख लीजिएगा, घर पे जाकर के भी अपने एटलस को खोल के भी ये मैप जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये याद हो जाए कि लिथियम ट्रायंगल दुनिया में कहां कहां है, ठीक है।
जब लिथियम ट्रायंगल पूछा गया तो ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो लिथियम ट्रायंगल क्लियर हो गया। तो यहां पर जो देश है पैराग्वे, चिली, बोलिविया और तीसरा देश कौन सा है? चिली, बोलिविया और तीसरा देश है अर्जेंटीना। मतलब कि पैराग्वे इनमें कहीं नहीं आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन एक बात और, यूपीएससी अगर प्रश्न पूछेगा तो वो भी यही सेम मिस्टेक करेगा, यहीं पर वो आपको गलत कराने का प्रयास करेगा। अगर वो उसने 3 देशों का नाम दिया तो उनमें से निश्चित कोई ना कोई देश का नाम वो गलत इंक्लूड करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि लिथियम त्रिभुज चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना का एक जंक्शन है जहां पर बड़े स्तर पर नमक के प्लेट्स पाए जाते हैं। बोलिविया में सलाडी यूनी, चिली में सलाडी अटाकामा और अर्जेंटीना में सलाडी एरिजारो। ये लिथियम का भंडार यहां पर पाया जाता है। और यहां जो लिथियम का भंडार है वो पूरी दुनिया का वैश्विक लिथियम भंडार का 45% से अधिक है। आप सभी जानते हैं कि आज लिथियम दुनिया में कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो भी आप आईटी इंडस्ट्री में कोई भी मोबाइल का चिप बनता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनता है, कोई भी चिप बनता है, सबके लिए लिथियम की आवश्यकता है। इवन अब तो जो बैटरियां बनने लगी वह भी लिथियम आयन की बैटरी बनने लगी। तो लिथियम भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण, इवन वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण धातु में से एक है। जिसके पास लिथियम है वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश में से एक है। तो ऐसे में लिथियम भंडार का 45% से अधिक सिर्फ इन्हीं तीनों देशों में है। सोचिए इन तीनों देशों का आगे क्या स्कोप होगा वैश्विक स्तर पर। अब आप देखेंगे कि इन तीनों देशों का जल्दी ही वैश्विक कद बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहां ध्यान ये रखना है कि ये देश बहुत अमीर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लिथियम का उत्पादन करके और आगे बहुत जल्दी बहुत अधिक अमीर होने वाले हैं। क्योंकि यहां पर बहुत सारे देश, विशेष करके जिन देशों में लिथियम की कमी है, वो बहुत ही जल्दी इनके साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये भूमिगत लवणीय जलवृत्त में घुला हुआ लिथियम कुओं द्वारा सतह पर पंप किया जाता है और फिर विशाल गहरे तालाब में वाष्पीकृत। मतलब कि ये जो लिथियम है वह सतह के आसपास नहीं पाया जाता बल्कि बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है और जल में उसको पानी अंदर पुश करके और फिर पानी के साथ मिला करके ऊपर पंप करके फेंका जाता है ताकि लिथियम बाहर आ सके। तो इसका खनन बड़ा मुश्किल होता है। उसके बावजूद चूंकि लिथियम का भंडार यहां पर बहुत अधिक है तो इन देशों का भविष्य भी बहुत अच्छा है। अब आइए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई यहां पर, ठीक है। अब आइए उत्तर देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला गलत है, दूसरा कि नमक प्लेट यहां पर पाए जाते हैं और लिथियम का 45% से अधिक भंडार भी सही है। तो 2 और 3 इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे अगर आप लोगों से लिथियम से जुड़ा हुआ, लिथियम ट्रायंगल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा तो आप बनाने की स्थिति में होंगे। भारत में आप सभी जानते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बड़े स्तर पर इसका भंडार खोजा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न हम बाद में पूछते हैं। ये देखिए यहां पर ये एक प्रश्न है जो कि काफी चर्चा में था। थ्वाइट्स ग्लेशियर हाल ही में खबरों में है या कहां स्थित है? और थ्वाइट्स ग्लेशियर अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो आप लोगों ने ग्लेशियर का नाम सुना होगा, डूम्सडे ग्लेशियर। यह खूब चर्चा में था। भाई डूम्सडे ग्लेशियर है क्या? अब ये आप लोग पहले देख लें, उसके बाद मैं बताता हूं कि थ्वाइट्स ग्लेशियर हाल ही में खबरों में है या कहां स्थित है। कहां है भाई थ्वाइट्स ग्लेशियर? आर्कटिक क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और ग्रीनलैंड। ये 4 क्षेत्र हैं। इन चारों में कहां है? तो आप लोग अगर इलिमिनेट करना चाहें तो आप लोगों को पता होगा कि हिमालयी क्षेत्र में तो कम से कम इस नाम का ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों में कहीं भी हो सकता है। अगर आपको निश्चित रूप से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो रिस्क नहीं लेने का। तो देख लीजिए ये है थ्वाइट्स ग्लेशियर। ये अंटार्कटिका का रीजन है। अंटार्कटिका का जो पश्चिमी भाग है, वेस्ट अंटार्कटिका, इसी पश्चिमी अंटार्कटिका के पास ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर, ठीक है। मतलब कि अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका,
इसके सटा हुआ जो रीजन है वहीं पर है थ्वाइट्स ग्लेशियर। अब चीजें क्लियर हो गई। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के आसपास का जो रीजन है वहीं पर ये थ्वाइट्स ग्लेशियर उपस्थित है। अब थ्वाइट्स ग्लेशियर कहां है? अंटार्कटिका। तो आंसर तो आप लोगों को मिल गया, अंटार्कटिका में है। लेकिन जानना है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे हम डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, यह असामान्य रूप से चौड़ा और विशाल आर्कटिक ग्लेशियर है। अब प्रश्न है कि भाई ये चर्चा में क्यों है? तो यह ग्लेशियर अंटार्कटिक से अलग हो रहा है। और ये एक बात आप जान लीजिए कि अगर आर्कटिक पिघलता है तो समुद्र के सतह में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होने की संभावना है, क्योंकि आर्कटिक क्या है? समुद्र पर ऊपर तैरता हुआ बर्फ है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर जल में बर्फ है तो उस बर्फ के पिघलने से जल के सतह में वृद्धि नहीं होती। वो सेम कंडीशन आप आर्कटिक पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिक ऐसा नहीं है। अंटार्कटिक एक महाद्वीप है, सतह है नीचे उसके, और उस सतह के ऊपर बर्फ जमा हुआ है। तो अगर अंटार्कटिका से कोई ग्लेशियर टूटता है और वो समुद्र में जाता है और फिर पानी बनता है तो वह समुद्री जलस्तर को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही थ्वाइट्स ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर टूटते क्यों हैं? इसके टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो थ्वाइट्स ग्लेशियर एक चिंता का सबब है कि अगर यह ग्लेशियर टूटता है, अलग होता है और फिर समुद्र में जाकर के पिघल जाता है तो यह समुद्र के जलस्तर को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए यह चर्चा में है। तो ये कहां है? ये अंटार्कटिका में है, मुख्य रूप से पश्चिमी अंटार्कटिका में है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाइब्रिड इम्यूनिटी। अब देखिए, हाइब्रिड इम्यूनिटी ये लगातार चर्चा में है। हाइब्रिड इम्यूनिटी इसलिए चर्चा में क्योंकि अभी दुनिया में, अभी हाल ही में हमने सदी का सबसे भयानक कोरोना महामारी को देखा है, उसको झेला भी है। और इसी समय जो ह्यूमन इम्यूनिटी है, रोगों के खिलाफ हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसके बारे में चर्चा बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। तो ऐसे में यूपीएससी भी, दुनिया में वो जो यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले सेटर हैं, वो कहीं आसमान में तो रहते नहीं, वो भी धरती पे रहते हैं। धरती पे जो चल रहा है उससे वे भी अपडेट हैं। तो वे भी जो कंसेप्ट चल रहे हैं, जो साइंस एंड टेक में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में जो कंसेप्ट चल रहे हैं चर्चा में, वे उन पर निगाह बनाए हुए हैं। तो यहां पर एक कंसेप्ट है हाइब्रिड इम्यूनिटी। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्या है भाई? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह एक टीके से प्राप्त प्रतिरक्षा है जो विभिन्न उपभेदों के कारण होने वाली एक ही बीमारी से बचा सकता है। मतलब कि यह एक ऐसा टीका लेने के बाद जो हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप होता है, वह वही प्रतिरक्षा तंत्र है, उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी, जो बाहर से वैक्सीन लेने से डेवलप होता है। लेकिन यह जिस रोग के खिलाफ वैक्सीन लिया गया है सिर्फ उसी पर काम करता है। ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक ही बीमारी से बचा सकता है। सेकंड, हाइब्रिड इम्यूनिटी का फायदा मेमोरी एम बीटा सेल्स से मिलता है। तीसरा, एम बीटा सेल्स एक प्रकार की बी लिम्फोसाइट है जो अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा बनता है। अब भाई बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स आप लोगों ने जब व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ा होगा तो उसी में आपने लिम्फोसाइट्स भी पढ़ा होगा। इनका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के बेसिकली प्रतिरक्षा तंत्र है। इनका काम होता है बाहर से अगर किसी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी तंत्र ने हमारे शरीर पर हमला किया तो ये उससे लड़ करके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट क्या है? एमबीसी एक प्रकार का बी लिम्फोसाइट है। मतलब कि ये जो मेमोरी बीटा सेल है, यह बी लिम्फोसाइट का ही एक पार्ट है। तो ये तीन स्टेटमेंट हो गए। अब कह रहा है ऊपर में से कौन सा कथन सही है? आप लोग इसका उत्तर सोचिए। चलिए बता देता हूं मैं। देखिए, यहां पर कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान हमने देखा था कि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कोविड-19 वैक्सीन लग गया, उसके साथ साथ अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, जब किसी व्यक्ति को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और फिर उसको वैक्सीन लग गया और उनके बाद व्यक्ति में जो बचाव तंत्र
या इम्यूनिटी डेवलप होकर के आया, जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होकर के आई, उसे कहेंगे हम हाइब्रिड इम्यूनिटी। मतलब कि जब आप किसी वायरस से ग्रसित होते हैं तो आपके शरीर के अंदर का जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो बी लिम्फोसाइट्स है, वह उस वायरस से लड़ने के लिए जल्दी जल्दी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करता है। अगर वह मजबूत हो जाता है तो उस वायरस या बैक्टीरिया को पराजित कर देता है, और अगर वह कमजोर होता है तो फिर वायरस इसे पराजित करके शरीर के भागों पर कब्जा जमा लेता है। तो लेकिन इससे हुआ क्या कि बी लिम्फोसाइट बहुत तेज गति से हमारे शरीर में बढ़ने लगा। उससे लड़ने के लिए उसी दौरान हमें बाहर से वैक्सीन भी दे दिया गया। तो बाहर से जो वैक्सीन लगा, हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिफरेंट कोरोना वायरस स्ट्रेन्स। ये बताया गया है कि द सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी प्रिवेल्स इन इंडिविजुअल्स हु हैड प्रियर कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी भी कहते हैं। मतलब वो इंसान को एक सुपर ह्यूमन बना देता है। खुद से एक इम्यूनिटी बढ़ ही रहा था शरीर का, अचानक से ऊपर से वैक्सीन लग करके इम्यूनिटी को और मजबूत कर दी। तो ये डबल इम्यूनिटी हो गया, इसीलिए इसे सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी या हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां तो आप समझ गए होंगे कि एक टीके से प्राप्त प्रतिरक्षा है, ये तो सच है कि, लेकिन सिर्फ टीके से नहीं, टीके के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, दोनों के मिलने से जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है, उसे कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? एक संक्रमण से प्राकृतिक प्रतिरक्षा और टीके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा, दोनों का एक संयोजन है। ठीक है, इसका जो लाभ होता है वो एम बीटा सेल्स में, तो जो हमारे शरीर की एम बीटा सेल्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं, वह क्या करता है, हम बाहर से जो इम्यूनिटी देते हैं वो उसको और तेज गति से जनरेट करता है और पुश कर देता है। ठीक है, तो इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है, और जो अनेक वायरस, एक ही वायरस नहीं, अनेक वायरस, जैसे हमने कोविड-19 का जब वैक्सीन लिया था, तो कोविड-19 के वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 के अनेक वेरिएंट्स आए हमारे यहाँ, लेकिन उस वैक्सीन ने अनेक वेरिएंट्स पर काम किया, अनेक वेरिएंट्स को पराजित कर दिया। ठीक है, तो उसमें सिर्फ उस वैक्सीन का रोल नहीं था, जिस व्यक्ति को भी ऑलरेडी पहले कोरोना हो चुका था और उसको दोबारा अगर टीका लग गया तो सुपर ह्यूमन बन गया। उसके बाद उस पर कोविड-19 के अनेक वेरिएंट्स का हमला होता है, लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो जबकि संक्रमण टीका के बाद एंटीबॉडी की मात्रा थोड़ी देर के लिए कम, जब जैसे अगर आपको कोई संक्रमण हो जाता है तो आपकी एंटीबॉडी थोड़ी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद मेमोरी बी कोशिकाएं, एम बीटा सेल्स जो होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं और वो उस बाहरी हमला से आपको बचाने का प्रयास। ठीक है, तो इसी संदर्भ में क्या है, हाइब्रिड इम्यूनिटी का कंसेप्ट बन गया। यहां से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा कि पहला तो कि ये तो गलत है, क्योंकि एक ही बीमारी से नहीं बल्कि अनेक वेरिएंट्स पर, वायरस के अनेक वेरिएंट्स पर वह आदमी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हाइब्रिड इम्यूनिटी का फायदा बीटा सेल्स को मिलता है, और बीटा सेल्स क्या है, बी लिम्फोसाइट का ही एक पार्ट है। तो 2 और 3 सही है, तो आंसर सी सही है। अब ये नीचे वाले जो कंसेप्ट है, ये कोर बायोलॉजी के कंसेप्ट है, ऊपर वाला जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। यूपीएससी इनमें से कोई भी पूछ सकता है, हो सकता है कि सिर्फ हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में ही पूछे, इनके बारे में चर्चा नहीं करे, या इनको मिक्स करके भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन अब अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो मुझे उम्मीद है आप इसके उत्तर की स्थिति में होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे पंजशीर घाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंजशीर घाटी, यह चर्चा में बहुत रही थी। अब आप लोग कितने तैयार हैं पंजशीर घाटी को लेकर के आंसर करने की स्थिति में, आप लोग खुद जज कर लीजिए अपने आप। देखिए, पंजशीर घाटी बेसिकली जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आया, तब अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी एक ऐसी घाटी बन गई कि वहां पर तालिबान के लड़ाके नहीं पहुंच पाए। पंजशीर घाटी एक ऐसा क्षेत्र है कि जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने हमला किया था, तब यूएसएसआर भी उस पंजशीर घाटी को जीतने में सफल नहीं रहा।
तो यूएसएसआर भी उसको जीतने में सफल नहीं रहा। तालिबान का शासन आया था इससे पहले, जब 1998-99 से 2002-3 के आसपास का, तब भी तालिबान उस पंजशीर घाटी पर कब्जा करने में सफल नहीं रहा था। बाद में यह भी जानना है कि जो यूएसए ने अपनी मिलिट्री की सैन्य बेस बनाई थी वह उसी पंजशीर घाटी में बनाई थी, और उस पंजशीर घाटी में होने के चलते ही यूएसए अफगानिस्तान में इतने लंबे समय तक तालिबान से लड़ते हुए टिका रह सका। वर्तमान में भी तालिबान को सबसे अधिक चुनौती पंजशीर घाटी से ही मिल रही है, वहीं के लड़ाके तालिबान के लिए चुनौती बने हुए। तो पंजशीर घाटी बहुत अधिक चर्चा में है। पहला स्टेटमेंट है कि यह पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित। इसका आंसर तो आप लोग अब दे देंगे। सेकेंड, यह पंजशीर नदी से विभाजित है और दक्षिण में कोहिस्तान पर्वत से घिरी हुई है। तीसरा, पहाड़ की चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती है। चौथा, यह कठिन इलाका घाटी को आक्रमणकारियों के लिए दुर्गम बनाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? चलिए अब आप लोगों का टाइम शुरू होता है। एक बात तो ध्यान रखिए कि अब आगे से पंजशीर घाटी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो अब आप कभी भी उसका उत्तर मिस नहीं करेंगे। इस स्थिति में अब पहुंचने वाले। देखिए यह है पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान का रीजन दिखने वाला होगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से ये नदी बह रही है, पंजशीर नदी, ठीक है। और इसके आसपास, इसके चारों ओर जो घाटी है उसी को हम कहते हैं पंजशीर घाटी। ये अफगानिस्तान पूरा दिख रहा है, इसके बीचों बीच है, ऐसा नहीं है कि ये किसी किनारे पर है। अफगानिस्तान के बीचों बीच है पंजशीर वैली, काबुल के एकदम निकट है। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अफगानिस्तान में काबुल के निकट है, तो सही है। मजार शरीफ, यह भी बहुत बड़ा फेमस शहर रहा है पंजशीर घाटी के आसपास। तो मजार शरीफ, काबुल और जलालाबाद तीनों के निकट है पंजशीर घाटी, ठीक है। तो अब आप लोग पंजशीर घाटी तो कम से कम नहीं भूलेंगे। अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, पूर्वी और उत्तर भाग में घाटी स्थित है। पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, यह ध्यान रख लेना है कि पंजशीर वैली पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है या दुनिया के किसी भी देश से सीमा नहीं बनाता है। यह अफगानिस्तान के ठीक बीचों बीच अवस्थित है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए पंजशीर घाटी के बारे में थोड़ा विशेष जान लेते हैं कि काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आप सभी लोग अगर जानते होंगे तो जो पामीर का प्लेट्यू है, पामीर के पठार से, पामीर का पठार है ये, यहां से 3 बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। यह है जो कि पाकिस्तान और उसके बाद फिर अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है, यह है हिंदू कुश माउंटेन, यह पामीर है, ठीक है। भारत में भी एक माउंटेन श्रृंखला आती है पामीर के पठार से निकल करके, उसका नाम है काराकोरम, ठीक है। और एक पर्वत श्रृंखला चीन की तरफ भी चली जाती है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कुनलुन पर्वत, ठीक है। तो पामीर के प्लेट्यू से ऐसे 3 बड़े बड़े माउंटेन सिस्टम डेवलप निकल करके बाहर जाते हैं। उसी में से एक है हिंदू कुश, जो कि यहां से भारत होता है, ये भारत के उत्तर में पाकिस्तान से होते हुए और फिर अफगानिस्तान में चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यह कहा है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास है और यह पंजशीर नदी द्वारा विभाजित है। पंजशीर नदी हमने देखा कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर देती है। यह पंजशीर नदी है, पंजशीर नदी आप लोगों को दिख रही होगी, पंजशीर घाटी से होकर बहती है पंजशीर नदी। तो पंजशीर नदी इसको 2 भाग में डिवाइड कर देती है और उत्तर में पंजशीर पर्वत है और दक्षिण में कोहिस्तान पर्वत है। अब इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई इसको जीता क्यों नहीं गया? तो जीता इसलिए नहीं क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से बड़े बड़े पर्वतों से घिरा हुआ है और उन पर्वतों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच में जो घाटी है उसी घाटी को हम कहते हैं पंजशीर घाटी। तो उन घाटियों पर जो पंजशीर वैली जो घाटी है वहां पर जो जनसंख्या बसी हुई है वो बहुत ही सेफ और सिक्योर जनसंख्या।
वहां पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस घाटियों में आने जाने का रास्ता सिर्फ पंजशीर नदी से होके जाता है और कोई स्थल मार्ग है ही नहीं वहां पहुंचे। तो पंजशीर नदी पर अगर आपका कब्जा है तो आप पर कोई भी बाहरी अटैक होता है फिर भी कोई आपके आसपास नहीं, बड़ा सेफ इसीलिए वो जगह है। तो उत्तर में पंजशीर पर्वत और दक्षिण में कोहिस्तान पर्वत। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पंजशीर पर्वत कहां है, अफगानिस्तान में। कोहिस्तान पर्वत कहां है, अफगानिस्तान में। पहाड़ की चोटियां चारों ओर बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि बहुत ऊंचा है, ऊंचाई अधिक है तो बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए भी और बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आज तक बाहरी आक्रमणकारियों के लिए क्या बना रहा, दुःस्वप्न बना रहा। इसीलिए अफगानिस्तान के सैन्य इतिहास में ध्यान रखना है कि जब भी इस पर हमला हुआ, क्योंकि एकमात्र रास्ता पंजशीर नदी के द्वारा ही जाता है यहां पर, जब भी हमला हुआ, चाहे वो 1990 के दशक का गृह युद्ध हो जिसमें कि तालिबान के कब्जा, तो वहां पर तालिबान 1990 के दशक में अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बावजूद वहां पर नहीं आ पाया, वहां पर कब्जा नहीं जमा पाया, ठीक है। और ना ही सोवियत संघ इस पर विजय प्राप्त कर पाया, ठीक है। और 2001 से 2021 तक नाटो की जो अमेरिकी सेना वहां थी, वह पंजशीर वैली में अपना सैन्य अड्डा बना करके वहां पर सिक्योर थी, इसीलिए लंबे समय तक वो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ सकी। तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई। चलिए, वेरी गुड। अब आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये अफगानिस्तान में है। कोहिस्तान पर्वत से घिरा है, सही है। बर्फ से ढकी रहती है और आक्रमणकारियों के दुर्गम है, तो 2, 3, 4 सही है, तो बी नंबर ऑप्शन से। क्लियर हो रही है चीजें। अब मुझे उम्मीद है पंजशीर के बारे में अगर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो अब आपको सटीक और सही उत्तर बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केल्प वनों के संबंध में। अब देखते हैं भाई आप लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी को कितना पढ़ा है। केल्प वन किसे कहते हैं, केल्प वन आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहीं पर केल्पावन लिखा रहता है, कहीं पर केल्प वन। अब यह है कि केल्प्स भूरे रंग के शैवाल हैं जो ज्वालामुखियों के लावा जमा होने पर उगते हैं। सिवार वन पेड़ों पर सिवार की सघन वृद्धि के बनने वाले परितंत्र हैं। तीसरा, भारत में केल्प वन मुख्य रूप से दक्कन के पठारों में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत। अब ये 3 स्टेटमेंट हैं। आप लोगों ने केल्प वन या केल्पा वन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ाई होगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी, सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखिए ये है केल्प वन, बड़ा सुंदर दिख रहा है ना। ये समुद्र के नीचे जो जंगल पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, देखिए मछलियां यहां पे चल रही हैं, दिख रहा है। ये समुद्र के अंदर का दृश्य है। समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो मछलियां पाई जाती हैं, ये जो वन है, इन्हीं को हम कहते हैं केल्प वन। देख रहे हैं समुद्र के अंदर भी कैसे जीवन है, इतना रोमांचक जीवन है समुद्र के अंदर। प्रकृति ने समुद्र के अंदर अपनी इतनी छटा बिखेरी है कि सतह के ऊपर जब हम आते हैं तो वह समुद्र की खूबसूरती का सौवांश भी नहीं है। समुद्र इतना खूबसूरत है। चलिए, प्रकृति को अपने आप को बचाने के लिए और ह्यूमन से बचाने के लिए प्रकृति को भी पता है कि अगर हम सतह के ऊपर भी प्रकृति ने खूब अतुलनीय छटा बिखेरी है, लेकिन उसे पता है कि हम जिस अतुलनीय छटा में खोए जा रहे हैं उससे 100 गुना कहीं अधिक सुंदर छटा उसने समुद्र के अंदर बिखेरी है। ये देख लेते हैं। ये देखिए दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि केल्प वन पाए जाते हैं, ठीक है। इधर देखिए रसिया और जापान जो कि समुद्र से सटा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है, न्यूजीलैंड, भारत और के आसपास इधर आपको केल्प वन नहीं दिखेंगे, ठीक है। यहां पर जो अफ्रीका का दक्षिणी तट है और साउथ अमेरिका का जो दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम तट है, यहां पर साथ ही नॉर्थ अमेरिका के आसपास भी केल्प वन पाए जाते हैं। यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कि केल्प वन पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया।
पूरा रीजन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या होते हैं भाई कि ये भूरे रंग के शैवाल हैं, समुद्र में जो बन पाए जाते हैं वो शैवाल जैसे ही बन पाए जाते हैं, और ये ठंडे समुद्रों में बड़े तटीय समुद्री शैवाल के रूप में उगते हैं। खूब शैवाल उग गए समुद्र में तो बनों के जैसे हो गए, ठीक है। और तटीय जीवों के लिए ये क्या होते हैं, निवास स्थान के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारी मछलियां यहां पे रहती हैं, और ध्यान ये रखना है कि आदर्श परिस्थितियां अगर हो तो जो केल्प होते हैं, केल्प मतलब जो समुद्री पौधे होते हैं, वो एक दिन में 18 इंच बढ़ जाते हैं। बड़े रंगीन, कलरफुल और धीमी गति से बढ़ने वाले, मतलब ये बड़े रंगीन ये भी होते हैं। लेकिन जो मूंगे होते हैं या जो प्रवाल होते हैं, प्रवालों से ये विपरीत होते हैं, क्योंकि प्रवाल बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, लेकिन जो केल्प वन होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। जंगल की सतह पेड़ों की तरह ये पूरे जंगल में, समुद्र में फैल जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई चरम मौसमी घटनाएं हो गई, जैसे कि कभी अल नीनो आ गया, या फिर कभी समुद्र में कोई समुद्र में ऐसी घटना हो गई जिससे कि समुद्र के जलस्तर में तनाव पैदा हो गया, तो केल्प वन प्रभावित होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये हम लोगों को देख लेना है कि ये भारत में यहां भारत के आसपास के क्षेत्र में या इंडोनेशिया के क्षेत्र में केल्प वन आपको नहीं दिखेंगे। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया, जापान, इधर वेस्ट यूरोप, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट मुख्य रूप से, और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भूरे रंग के शैवाल हैं जो ज्वालामुखियों से लवा जमा, और ये शैवाल बेसिकली जमते कहां हैं, तो जहां भी समुद्र में थोड़ा सा भी सतह हो, निचला सतह एकदम समुद्र की गहराई में तो चुकी नहीं है, आधार तो चाहिए ही, तो वो आधार कहां मिलता है, अगर समुद्र में कहीं ज्वालामुखी निकल गया है तो ज्वालामुखी निकलने से समुद्र के सतह में थोड़ी कमी आई, ऊंचाई में, गहराई में कमी आई, तो उस पर ये जम जाते हैं, तो पहला सही है। और ये ध्यान रखना है कि सिवार वन, केल्प वन का हिंदी है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, कहीं केल्प वन और सिवार वन पूछे तो हमें पता, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सिवार वन जो होता है ये अगर सघन हो गया केल्प वन तो हम उसको सिवार कहते हैं सामान्य रूप से। और भारत में दक्कन के पठार में हल्का सा चर्चा इसकी है, ठीक है। ये हल्का सा चर्चा जो है दक्कन के पठार में, हल्का सा चर्चा का मतलब दक्कन के पठार में बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो पहला सही है, सेकंड भी सही है, तो थर्ड केवल सी गलत है। लोकेशन जरूर याद कर लीजिएगा इसका कि पूरे रीजन में कहां केल्प वन पाए। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। मैं बोलता जाता हूं, कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर करना है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कृषि अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण के लिए वित्त पोषण सुविधा को सक्षम करेगी। दूसरा, यह किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा, यह कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को बनाने और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए, कटाई के बाद और सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, संभावना है इस बार पूछे जाने की, क्योंकि इसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे, अगर आप लोगों ने सही बताया तो ठीक, वरना हम इसकी कल चर्चा जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से डिस्कस करके बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे भी लगता है कि हमारा यह प्रयास काफी सार्थक है। अगर आप लोग लगातार हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में स्वयं की पढ़ाई से बहुत अधिक लाभान्वित होने वाले हैं, और आप बाकियों की तुलना में निश्चित रूप से
एग्जाम में क्वालिफाई करने की स्थिति में अधिक रहने। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, अपने विचार को हमसे साझा करते रहिए। हमसे मिलने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।